देखिए आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 3 में पहली जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणीकरण से संबंधित है। इसको अपन देखेंगे कि पहला क्लॉज क्या कहता है। पहले तो सेक्शन याद रखना है इसमें आपको, क्योंकि भाषा थोड़ी जटिल है, ज्यादा अंदर कुछ है नहीं। सेक्शन थोड़ा याद रखना है इसके। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अभिप्रमाणीकरण परीक्षा में यही पूछा जाता है सेक्शन कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अभिप्रमाणीकरण से संबंधित धारा कौन सी है, तो आपको सेक्शन याद रखना है इसमें। ठीक है, देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कैसे अधिप्रमाणित कर सकता है, अपने अंकीय चिन्ह लगाकर। बस इतना याद रखना है। कोई भी उपयोगकर्ता क्या कर रहा है, उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जो अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उसको कैसे अधिप्रमाणित कर सकता है, अपने अंकीय चिन्ह लगाकर। बस ऐसे इतना याद रखना है, अपने अंकीय चिन्ह लगाकर। अंकीय चिन्ह लगाकर क्या कर सकता है, अभिप्रमाणित कर सकता है। अधिप्रमाणित कर सकता है, तो अधिप्रमाणित नहीं लिखा, ये आप समझ जाएंगे। तो उपयोगकर्ता क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को अधिप्रमाणित कैसे कर सकता है, अधिप्रमाणित अपने अंकीय चिन्ह लगाकर। ये याद रखना है आपको, बस इतना याद रखना है इसमें कि कोई भी उपयोगकर्ता जो है, सब्सक्राइबर जिसे कहते हैं, वो अपने अभिलेख को, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कैसे कर सकता है अधिप्रमाणित, अपने अंकीय चिन्ह को लगा करके कर सकता है। ये आपको पहले क्लॉज में बस इतना याद रखना है। दूसरा देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाण असीमित गुण प्रणाली और द्वंद्वावेक्षण फलन का उपयोग करके किया जाएगा, जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में आवृत और रूपांतरित करता है। दूसरा जो लिखा है, इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण असीमित गुण प्रणाली, ये भी पूछा जाता है, इतना याद रखना, असीमित असमयित है। गुण प्रणाली, ये शब्द याद रखना है आपको, असीमित गुण प्रणाली और द्वंद्वावेक्षण फलन का उपयोग करके किया जाएगा। तो किस तरीके से किया जाएगा, नीचे इसका अर्थ भी लिखा है द्वंद्वावेक्ष का। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, असीमित गुण प्रणाली और द्वंद्वावेक्षण के फलन के द्वारा किया जाएगा। तो ये दो शब्द याद रखना। पहला लिखना है, पहला याद रखना है कि कोई भी उपयोगकर्ता जो है अपने अंकीय चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकता है। दूसरा कहता है किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, असीमित गुण प्रणाली और द्वंद्वावेक्षण के फलन के द्वारा। तो ये शब्द ऐसे ही याद करना है आपको। गुण प्रणाली इसी तरीके से आता है, इसी तरीके से पूछा जाता है। तो ये शब्द ऐसे के ऐसे ही आपको याद करना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। नीचे अर्थ जो लिखा भी है तो स्पष्ट नहीं है, देखिए स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए द्वंद्वावेक्षण फलन में एल्गोरिथम मैपिंग या बिट्स की श्रृंखला का दूसरी श्रृंखला में रूपांतरण अभिप्रेत है। तो द्वंद्वावेक्षण फलन का अर्थ लिखा है एल्गोरिथम मैपिंग जो एक कोई प्रक्रिया है, और बिट्स की श्रृंखला, सबसे छोटी यूनिट जो होती बिट्स होती है, जो तो आप जानते हैं, तो उनकी श्रृंखला का दूसरी श्रृंखला में रूपांतरण है, जो कि सामान्यतः द्वंद्वावेक्षण परिणाम के नाम से ज्ञात सेट से छोटी है और ऐसी है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हर समय वही द्वंद्वावेक्षण परिणाम उत्पन्न करता है जब उसके निवेश के रूप में उसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ एल्गोरिथम को निष्पादित किया जाता है, जो वह अभिकलनीय रूप से निम्नलिखित के संबंध में संभव हो जाता है। पहला लिखा है ए, एल्गोरिथम द्वारा उत्पादित द्वंद्वावेक्षण परिणाम से मूल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को व्युत्पन्न या पुनः
संचरित करना, दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को एल्गोरिथम का उपयोग करके वैसे ही द्वंद्वावेक्षण परिणाम उत्पन्न या उत्पादित करना, जैसा है उस तरीके से उत्पादित करने की बात कह रहा है, तो उसको आप मत समझो, कोई दिक्कत भी नहीं है ना, उसमें से कोई क्वेश्चन बनना है। आपके क्वेश्चन बस इतना बनना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणीकरण किया जाता है, अपने अंकीय चिन्ह लगाकर किया जा सकता है उपयोगकर्ता द्वारा। दूसरा असीमित गुण प्रणाली के द्वारा, इस असीमित गुण प्रणाली इस तरीके से ही आता है, तो असीमित गुण प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, उसका अभिप्रमाणीकरण किया जा सकता है। तो ये दो ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका अर्थ की कोई दिक्कत नहीं है, जो अर्थ है वो टेक्निकल अर्थ है, तो उसका आपको कोई मतलब नहीं, ना उसको पूछा जाना। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति उपयोगकर्ता को लोक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है। तो कोई भी लिखा है उपयोगकर्ता कैसे लोक कुंजी को सत्यापित कैसे कर सकता है, उपयोगकर्ता लोक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापित कैसे कर सकता है, तो इसमें लिखा है लोक कुंजी को उपयोग करके, उपयोगकर्ता कोई भी उपयोग करते ही अकेला लिख लेते हैं, उपयोगकर्ता क्या कर सकता है, लोक कुंजी का उपयोग करके, लोक कुंजी लोक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या कर सकता है, सत्यापित कर सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कैसे सत्यापित किया जा सकता है, लोक कुंजी के माध्यम से। ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है। लोक कुंजी का उपयोग करके कोई भी उपयोग करता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या कर सकता है, सत्यापित कर सकता है। चौथा देखिए इसका क्या कहता है, चौथा कहता है प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय है और वे फलनकारी कुंजी युग्म का निर्माण करती हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोक कुंजी किस तरीके की है, लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी, प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी, लोक की है लोक, किस प्रकार की है, इसमें लिखा है लोक कुंजी उपयोगकर्ता के लिए, किसके लिए, उपयोगकर्ता के लिए, ध्यान लिख देते उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता के लिए। क्वेश्चन यही बनता है कि उपयोगकर्ता के लिए जो लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी है किस तरीके की है, तो आपको याद रखना अद्वितीय और फलनकारी है। कैसी है, अद्वितीय और फलनकारी, दो शब्द याद रखें, अद्वितीय और फलनकारी। ये शब्द याद रखना आपको, अद्वितीय और फलनकारी है। कोई भी प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी उपयोगकर्ता के लिए कैसी है, बस ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना अद्वितीय और फलनकारी है। अद्वितीय और फलनकारी कुंजी युग्म का निर्माण करती है, तो केवल आपको इतना याद रखना, अद्वितीय और फलनकारी क्या करती है, कुंजी युग्म का क्या करती है, निर्माण करती है, कुंजी युग्म का। तो बस आपको इतना सा शब्द याद रखना है, कुंजी युग्म का निर्माण करती है, तो आपको बस इतना याद रखना किस तरीके की कुंजी युग्म का निर्माण करती है, अद्वितीय और फलनकारी कुंजी युग्म का क्या करती है, निर्माण करती है। छोटी बस इतना सा याद रखना है, इसको इतना सा आप नोट कर लेना, इतना सा याद करना, ज्यादा उसमें आपको डीपली जाना नहीं है, ना उसका अर्थ समझने की कोशिश करना। ये दो तीन चीजें हैं जो आपको इसमें नोट करके बस इतना सा याद रखना है धारा 3 में। ठीक है, क्योंकि भाषा उसकी टेक्निकल है, जो अपन को अपने मतलब की नहीं है, ना उसमें आते, मोस्टली सेक्शन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं वो पूछी जाती है सेक्शन। अब देखिए सेक्शन जो है आगे 3A है। 3A कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, ये भी याद रखना है। इसमें भी पहले तो आपकी सेक्शन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित धारा है। 3 कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित, और 3A कैसे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, चिन्हक लिखा है वो चिन्ह एक ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लिखा है, चिन्ह ही कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज कहता है
कि धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी किंतु उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा, जो नीचे दी रखी, जो दूसरे क्लॉज में दे रखे उस प्रकार से क्या करेगा, उसको अधिप्रमाणित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक या अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा। नीचे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा क्या कर सकता है, अधिप्रमाणन। तो अधिप्रमाणन लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सा अधिप्रमाणन किस तकनीक के द्वारा कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक। ये भी खैर नहीं पूछा जाएगा। अब वो नीचे लिखा है दूसरे में, पहला तो है ए, कौन सी तकनीक है वो, पहला तो एक ए कहता है इसमें विश्वसनीय समझी जाती है, विश्वसनीय समझी जाती है, ये याद रखना। विश्वसनीय समझी जाती है, मतलब जिस भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन करते हैं या अधिप्रमाणन करते हैं किसी का, तो वो कैसी तकनीक होना चाहिए, विश्वसनीय, बस इतना याद रखना, विश्वसनीय होनी चाहिए। दूसरा, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, या फिर दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तकनीक हो सकती है, ये भी याद रखना है। दूसरी अनुसूची, या कैसी तकनीक हो सकती है, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तकनीक हो सकती है। तो किस प्रकार से उसका अधिप्रमाणन किया जा सकता है, या तो कोई विश्वसनीय तकनीक होगी या फिर दूसरी अनुसूची में बताई गई कोई तकनीक होगी, उसके अनुसार क्या किया जा सकता है, उसका अधिप्रमाणन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का। तो इस तरीके से आपको ये दो शब्द इसमें भी याद रखने हैं, ये दो शब्द इसमें भी याद रखते हैं कि विश्वसनीय समझी जानी चाहिए और दूसरी या फिर दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तकनीक हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा क्लॉज, दूसरा क्लॉज कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक विश्वसनीय समझी जाएगी यदि, ये कह रहा है कि भाई कोई तकनीक विश्वसनीय कब समझी जाएगी, नीचे बताया गया, भी दूसरे में बताया गया कि विश्वसनीय कब समझी जाएगी, कोई तकनीक विश्वसनीय कब समझी जाएगी, यहाँ पर प्रश्न लिख लीजिए। विश्वसनीय, तो ये विश्वसनीय कब समझी जाएगी, ये नीचे बताया गया है कि भाई विश्वसनीय कब समझी जाएगी। पहला इसमें कहता है ए, चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा उस संदर्भ में जिसमें उसका उपयोग किया जाता है यथास्थिति हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के साथ जोड़े जाते हैं, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ। तो ये कह रहा है विश्वसनीय कब समझी जाएगी, इसमें आपको लास्ट में याद रखना है किसके साथ जोड़े जाते हैं, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के साथ, ये याद रखना है। अक्षर हस्ताक्षरकर्ता और कौन था, अधिप्रमाणनकर्ता, दो लोग हैं। तो इन दो लोगों के साथ जोड़ी गई हो तकनीक तभी वो क्या मानी जाएगी, विश्वसनीय मानी जाएगी। हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के साथ जोड़े जाते, के साथ क्या करे जाते हैं, जोड़े जाते। ये तकनीक कुल मिला के विश्वसनीय कब है, जो हस्ताक्षर करता है या अधिप्रमाण करता है, केवल उसके साथ ही जोड़े जा सकते हैं, किसी अन्य के साथ नहीं जोड़े जा सकते, तभी उसे विश्वसनीय माना जाएगा। मतलब आपकी जैसे आप हस्ताक्षर करता है या अधिप्रमाण करता है तो केवल आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसमें हस्तक्षेप, तो उसको तभी विश्वसनीय माना जाएगा। कोई दूसरा अगर हस्तक्षेप करेगा तो फिर वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, अगर इस प्रकार की है तो इन दोनों में से कोई भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, तभी क्या माना जाएगा, उसे विश्वसनीय माना जाएगा। दूसरा कहता है इसका बी, चिन्ह सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा चिन्हांकन के समय यथास्थिति हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणकर्ता के नियंत्रणाधीन थे और ना कि किसी अन्य व्यक्ति के। तो एक ही शब्द लिख रहा हूं मैं, इन दोनों के नियंत्रण में होना चाहिए,
कहाँ गया, नियंत्रणाधीन। कब नियंत्रणाधीन होना चाहिए, ये कह रहा है कि चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा। कौन सा डाटा, चिन्हक सृजन, जो चिन्ह बनाए जा रहे हैं ऊपर जो लिखा है आपने, चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा किस समय किसके नियंत्रण में होना चाहिए, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणकर्ता के ही उसमें क्या होना चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए। मतलब पूरी प्रक्रिया जब हो रही है तो इन दोनों के उसमें नियंत्रण में होनी चाहिए, किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए, तभी क्या माना जाएगा, तभी उसे विश्वसनीय माना जाएगा। तो नियंत्रण, इनके नियंत्रणाधीन होना चाहिए। एक एक शब्द याद रखना है इसमें आपको। पहले तो हस्ताक्षरकर्ता अधिप्रमाणकर्ता के साथ जोड़े जाते हैं, दूसरा कह रहा है इनके नियंत्रणाधीन होना चाहिए, तीसरा कहता है ऐसा चिन्ह लगाने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य हो। ये कह रहा है कि भैया कोई अगर परिवर्तन किया गया है तो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, पता लगाने योग्य परिवर्तन। मतलब देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है, परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य हो। जब मतलब अगर उसमें कोई परिवर्तन किया गया हो तो देखते ही स्पष्ट हो जाए कि इसमें कोई परिवर्तन आदि किया गया है, जब तो इस ऐसी चीज को क्या, ऐसी सूचना आदि प्रमाण को क्या माना जाएगा, विश्वसनीय माना जाएगा। डी क्या कहता है, देखिए इसमें डी और है। डी कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात सूचना में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य हो। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का अधिप्रमाणन पश्चात सूचना में, ये सूचना की कह रहा है, में सूचना में भी पता लगाए जाने योग्य होना चाहिए। सूचना में किया गया कोई परिवर्तन, सूचना में किया गया कोई परिवर्तन क्या होना चाहिए, पता लगाए जाने योग्य होना चाहिए। ऊपर क्या कह रहा था, ऐसा चिन्ह लगाने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में किया गया कोई परिवर्तन, ये था इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में परिवर्तन था, ये पता लगा, और ये सूचना में है, ये सूचना तो यहाँ लिखी है। तो सूचना में पता लगाया, ये इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में अगर कोई परिवर्तन आदि किया है तो वो भी पता लगाया जा सकता हो, या कोई सूचना में परिवर्तन किया गया है तो उसका भी आसानी से पता लगाया जा सकता हो। अगला कहता है ई, इसमें एक और है, यह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता हो जो विहित की जाए। तो विहित मतलब है जो शर्तें निश्चित की गई हैं इस अधिनियम के तहत, उन शर्तों को क्या करता हो, पूरा करता हो। विहित शर्तों को क्या करता हो, पूरा करता हो, पूरा करता हो। वेद का तो अर्थ आप जानते हैं, वेद का अर्थ होता है जो अधिनियम में बताई गई शर्तें हैं वो। तो जो शर्तें अधिनियम में बताई गई हैं उन शर्तों को पूरा करता हो, तभी उसको क्या माना जाएगा, विश्वसनीय माना जाएगा। तो इसमें ये 3-4 पॉइंट याद रखना। पहला तो विश्वसनीय कब माना जाता है, जब हस्ताक्षरकर्ता अधिप्रमाणकर्ता के साथ जोड़े जाते हैं। दूसरा है नियंत्रणाधीन है उनके। तीसरा है परिवर्तन का पता, तीसरा और चौथा दोनों परिवर्तन के पता लगाया जा सकता हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में किया गया हो, चाहे किसी सूचना में कोई परिवर्तन किया गया हो, या फिर जो शर्तें हैं इस अधिनियम के तहत विहित की गई हैं उन शर्तों के आधार पर, उन शर्तों के अनुसार क्या किया गया हो, उसको शर्तों को पूरा किया गया हो, तब माना जाएगा कि ये विश्वसनीय है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए आगे कहता है तीसरा क्लॉज, इसका तीसरा क्लॉज कहता है केंद्र सरकार इस बात में अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया भेद कर सकेगी तथा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उसी व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका चिन्हांकन किया या अधिप्रमाणित किया जाना तात्पर्य। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार प्रक्रिया बता सकती है। केंद्र कौन करेगा, यहाँ केंद्र करता है, यहाँ सब केंद्र सरकार। काय की प्रक्रिया, प्रक्रिया बना सकती है या बता सकती है, विनिश्चित कर सकती है कोई प्रक्रिया, किस बारे में प्रक्रिया विनिश्चित कर सकती, इस बारे में कि जिसने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाया है ये उसी का है या नहीं, इसके बारे में प्रक्रिया बना सकती है। इसमें लगा केंद्र सरकार इस बात का विनिश्चय करने के प्रयोजनों को लिए विहित कर सकेगी कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उसी व्यक्ति का है। किसके बारे में प्रक्रिया बना सकती, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में। कौन प्रक्रिया बना सकता है, इतना याद रखना है
केंद्र सरकार बना सकती है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में, या चिन्ह लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में कि उसी व्यक्ति का है। किसका है? उसी व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उसी व्यक्ति का, इसके बारे में प्रक्रिया कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। आपको बस इतना याद रखना है कि केंद्र सरकार बना सकती है, पहचान करने के लिए कोई भी प्रक्रिया बना सकती है जिससे पहचाना जा सके कि जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उसी व्यक्ति का है। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? प्रक्रिया आदि को बना सकती है। चौथा देखिए इसका क्या कहता है। चौथा कहता है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची में ऐसे चिन्ह को लगाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाण तकनीक और प्रक्रिया जोड़ सकेगी या उसे हटा सकेगी, परंतु कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या अधिप्रमाण तकनीक दूसरी अनुसूची में तभी विनिर्दिष्ट की जाएगी जब ऐसा चिन्ह या तकनीक विश्वसनीय हो। तो ये कह रहा है कि सेकंड शेड्यूल, बस इसमें कुछ नहीं याद नहीं रखना, इसमें रखना द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में भी परिवर्तन बस कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। द्वितीय अनुसूची में इसमें लिखा है राजपत्र में अधिसूचना, द्वितीय अनुसूची में केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन की तकनीक और प्रक्रिया को जोड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह ही पढ़ रहे हैं तो उसकी तकनीक और प्रक्रिया को जोड़ भी सकती है और उसको घटा भी सकती है, उसमें कम भी कर सकती है। लेकिन कब किया जाएगा, कब जोड़ा और घटाया जाएगा? जब वो सूचना वगैरह क्या हो? विश्वसनीय हो। तो बस इतना याद रखना, द्वितीय अनुसूची में जो है प्रमाणन वगैरह कौन कर सकता है? केंद्र सरकार, मतलब जोड़ घटा कौन कर सकता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। कौन करता है? केंद्र करता है। कब करेगा? जब विश्वसनीय होगी तभी करेगा, है ना। बस इसमें इतना ही याद रखना है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है उपधारा 4 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। ये तो आप जानते हैं, है ना। तो संसद जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है संसद के समक्ष रखा जाए। संसद का अर्थ है दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों के समक्ष रखी जाएगी। तो ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद देखिए अध्याय ही बदल जाता है। इसके बाद आता है अध्याय आपका 3, इलेक्ट्रॉनिक नियमन। देखिए ये खत्म करिए। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, और यही छोटी छोटी चीजें आपको इसमें याद रखना है। इन्हीं से छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अध्याय देखिए अब, अध्याय 3। अध्याय 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक नियमन से संबंधित है। इसमें धारा 4 से शुरू होता है। धारा 4 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिमान्यता। सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसका, सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही पूछा जाता है इसमें। दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 4 और 5। तो 4 और 5 सेक्शन याद रखना है। इसमें पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिमान्यता से संबंधित धारा है, तो ये याद रखना है आपको। धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कैसे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सेक्शन ही आता है इसमें, आपको सेक्शन ही याद रखना है इसमें, ठीक है। एक बार अपन पढ़ रहे हैं अंदर, आपको सेक्शन याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना, केवल सेक्शन याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता से संबंधित धारा कौन सी है, ठीक है। इतना ही पूछा जाता है। अब देखिए, और 5वां भी सेक्शन याद रखना है, वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की विधि मान्यता है। जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता है, और 5वां सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की विधि मान्यता है। तो दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है जहां कोई विधि यह उपबंध करती है कि सूचना या कोई अन्य विषय लिखित या टंकित या मुद्रित रूप में होना चाहिए, वहां ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि वह सूचना या विषय। ये कह रहा है कि जब कोई भी विधि आपसे अपेक्षा करती कि कोई विषय लिखित हो, टंकित हो या मुद्रित हो। क्या हो? लिखित। जब आपसे मांगा जाता है ना कि कोई दस्तावेज है, कोई अभिलेख है, वो लिखित में हो, या फिर टंकित हो। टंकित मतलब टाइप करके जो होता है, टंकित हो, या फिर मुद्रित हो, छपा छपाया जिसे अपन कहते हैं, मुद्रित हो। तो इन 3 चीजों की अपेक्षाएं ये कह रहा है कि पूरी कर दी गई समझी जाएगी जब नीचे जो 2 A और B लिखा है अगर वो हो जाता है। पहला कहता है कब मत समझ लिया जाएगा, जी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में कह रहा है कि कई बार अपन देखते हैं कि लिखित मांगते हैं, टंकित मांगते हैं, मुद्रित मांगते हैं। जो उन्हीं के प्रकार है, लिखित के प्रकार है, टंकित मुद्रित। तो अगर आपको लिखित मांगते हैं तो जब ये कह रहा है धारा 4 के उसको पूरा इस शर्त को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा जब पहला कहता है किसी
इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाता है किसी दस्तावेज को, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप किसी चीज को उपलब्ध करा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध लिख लीजिए या दिला देते हैं, उपलब्ध और दिला दोनों चीजें हैं, उपलब्ध करा देते हैं किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, उपलब्धि ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप किसी चीज को अगर उपलब्ध करा देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो लिखित रूप में ही है। अगर किसी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करा देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, तो माना जाएगा कि वो कैसा है, वो लिखित ही, उसको लिखित माना जाएगा। आप तो बस इतना याद रखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है तो उसे लिखित दस्तावेज ही माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है कोई तो उसे क्या माना जाएगा, उसको उसका लिखित रूप ही माना जाएगा। दूसरा कहता है इस प्रकार पहुंच योग्य है कि किसी पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए जाने योग्य है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इस प्रकार पहुंच योग्य है, पहुंच योग्य है, योग्य है, पहुंच योग्य है कि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए जाने के योग्य। पश्चातवर्ती निर्देश, पश्चातवर्ती निर्देश का मतलब है कि जैसे तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक आपने रिकॉर्ड निकाल के पेश कर दिया, वो वाली बात हो गई। दूसरा क्या होता है, कोई नेट पे कोई चीज डली हुई, आपने उसमें कोई पासवर्ड वगैरह उनको बताया और उसने उसको चेक किया, तो उसको भी लिखित में ही माना जाएगा कि आप उस तक पहुंच सकते हैं। पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए जाने योग्य है। पश्चातवर्ती निर्देश, पश्चातवर्ती निर्देश पर क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, पश्चातवर्ती उपयोग निर्देश पर क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए, छोटा सा उदाहरण, उस तरीके का नहीं लेकिन उस तरीके को समझने के लिए, मान लो आपका मोबाइल में कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट, आपने पासवर्ड लगा रखा है, आपने पासवर्ड बताया, आपने पासवर्ड डाल के खोल के देखा तो उस तक पहुंच गए, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी लिखित में माना जाएगा कि आपने उसको लिखित में पेश कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके का ये कह रहा है कि पश्चातवर्ती देखरेख में, पश्चातवर्ती निर्देश पर जब उसका उपयोग किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप उसे उपलब्ध करा देते प्रिंट आउट निकाल के, तो वो भी क्या माना जाता है, वो भी लिखित माना जाता है। जैसे कि सरकार ने आजकल आप देखेंगे आपके मोबाइल में आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें जो है, पैन कार्ड वगैरह, जी आप मोबाइल में दिखा दो तो उसको भी वेरीफाई मान लिया जाता है। रेलवे की टिकट ही ले लो, सबसे अच्छा उदाहरण, मोबाइल में देख लिया जाता है तो भी उसको वेरीफाई कर दिया जाता है ना। तो वो क्या है, वो उसको लिखित ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि भाई लिखित में है, आपके पास है। तो उसी की कह रहा है कि अगर पश्चातवर्ती आदेश के द्वारा उसको देख तक पहुंच सकते हैं तो क्या है, वो लिखित ही माना जाएगा। अब देखिए पांचवा, सेक्शन 5 भी, इसमें आपको सेक्शन जो है, सेक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों, 4 और 5। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की विधि मान्यता, सिकाई की है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की विधि मान्यता। ये दस्तावेजों की विधि मान्यता थी और ये काय की विधि मान्यता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की, या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कह लीजिए। चिन्हकों बहुवचन हो गया, तो चिन्ह क्या होते हैं, एक वचन। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधि मान्यता कितने में, 5 में है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जहां किसी विधि में योगबंद किया गया है कि सूचना या कोई अन्य विषय उस पर हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाए, या कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित किया जाए अथवा उस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, वहां ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसी सूचना या विषय ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित किया गया हो। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई, कुल मिला के ये कह रहा है, विधि तो केंद्र सरकार बनाती है, तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों को लगाकर, और कुछ इसमें आया ही नहीं। अब ये चीज क्या है, ये तो जो वकील होंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो जानते होंगे क्या होता है। जब हम कोई न्यायालय में कोई डॉक्यूमेंट, उदाहरण दे रहा हूँ, उस तरीके की और भी चीजें हो सकती है। न्यायालय में आप कोई जब डॉक्यूमेंट पेश करते हो तो न्यायालय क्या कहता है, प्रमाणित प्रतिलिपि मांगता है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि होना चाहिए। तो ये वही कह रहा है कि कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा स्थान है जहां आपसे प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है, प्रमाणित।
है ना। प्रमाणित प्रतिलिपि अगर मांगी जाती है, प्रमाणित प्रतिलिपि अगर आपसे मांगी जाती है, तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को लगा हुआ कोई दस्तावेज पेश कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा हुआ कोई दस्तावेज पेश कर देते हैं, तो यही माना जाएगा कि वो क्या है, प्रमाणित प्रतिलिपि है। उदाहरण के लिए आप न्यायालय में कोई नॉर्मली डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो वो प्रमाणित मांगते हैं। प्रमाणित मतलब उसको सील सिक्के लगे होने चाहिए, जैसे जो होता है, तब जाके वो प्रमाणित प्रतिलिपि मांगते हैं। लेकिन कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रमाणित ही माना जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कोई अभिलेख हो, तो कई आजकल आप देख रहे हैं बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होगी, तो न्यायालय उसका अगर कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको स्वीकार करता है उसको, क्योंकि क्यों, धारा 5 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक उनको क्या माना जाएगा, प्रमाणित माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई दस्तावेज हो, उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह वगैरह लगा है तो लगा ही रहता है, इलेक्ट्रॉनिक जो चिन्ह लगा हुआ है तो उसको क्या माना जाता है, उसको प्रमाणित माना जाता है, तो न्यायालय उसको स्वीकार कर लेता है। नॉर्मली न्यायालय बगैर प्रमाणित जो दस्तावेज होते हैं उनको स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है तो न्यायालय क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। तो न्यायालय के अलावा अगर कोई और भी डिपार्टमेंट है, कोई और भी जगह है जहां आपसे प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगी जाती हैं, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कोई दस्तावेज है जिसपे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह वगैरह लगा हुआ है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको प्रमाणित माना जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखना, ये काम की भी धारा है, आपके हमेशा काम में आएगी। तो किस धारा के तहत आप पेश करोगे उसको, धारा 5 के तहत आप पेश करोगे, और उसको क्या माना जाएगा, उसको प्रमाणित प्रतिलिपि ही माना जाएगा। स्पष्टीकरण का कोई अर्थ नहीं है, इसमें लिखा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ हस्ताक्षरित से किसी व्यक्ति के संदर्भ में अभिप्रेत है, और किसी दस्तावेज पर उसके अपने हस्ताक्षरित करना और चिन्ह लगाना है, और हस्ताक्षर पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो ये हस्ताक्षर का अर्थ लिखा, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। छठवा देखिए, छठवा क्या कहता है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों का प्रयोग, ये कह रहा है सरकारी अभिकरणों में, कौन सा कह रहा है, सरकार, क्योंकि बढ़ावा देना है, अब हर जगह क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक ही चलने लगा है, इसीलिए लिखा है सरकार और उसके अभिकरण, और अभिकरण किस चीज का प्रयोग करना है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दोनों चीजों का लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, तो दोनों का प्रयोग काय में करेंगे, सरकारी, सरकार ने ये कहा है ताकि ये जो पहले जो वर्क होता था उससे थोड़ा इसमें क्या होता, थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाती, काम करने का तरीका सही हो जाता है। नहीं तो दिक्कत आती कि भाई पहले आप दस्तावेज निकालो फिर उसको अधिप्रमाणित कराओ, अब क्या होता है नेट से डायरेक्ट निकाला, वो अधिप्रमाणित ही माना जाता है, इसीलिए इसको जोड़ा गया है कि सरकार और उसके अभिकरण, वो भी एजेंसी वगैरह है सरकार की जो चलते हैं अभिकरण वगैरह, उनमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये धारा 6 कहती। पहला इसमें कहता है जहां विधि में, पहला लिखा है जहां विधि में, इसमें भी कोई है, देखिए पहला कहता है ए देख लीजिए, इसका पहला कहता है विधि में ए, पहले में ए कहता है समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण में कोई प्रारूप आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज किसी विशिष्ट रीति से फाइल करने का, ये क्या कह रहा है, विशिष्ट रीति से फाइल करने का, जो भी विशिष्ट रीति हो तो उससे फाइल करने का, विशिष्ट रीति, जो भी रीति सरकार ने बना रखी हो कि किस तरीके से उसको रखना है, किस तरीके से उसको करना है, तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार विशिष्ट रीति से फाइल करने का। दूसरा कहता है किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, मंजूरी या अनुमोदन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी विशिष्ट रीति से उसे जारी या मंजूर करने का। ये अनुज्ञप्ति वगैरह, लाइसेंस वगैरह जो हो रहा है उनके बारे में कह रहा है। कोई अनुज्ञप्ति है, कोई लाइसेंस वगैरह है, अगर वो देते हैं तो उसके लिए भी कोई विशिष्ट प्रक्रिया है, तो उसका पालन करते हुए। अगला कहता है किसी विशिष्ट रीति धन की प्राप्ति या संदाय। तीसरा कहता है धन की प्राप्ति वगैरह, धन की, ये भी जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार। ठीक है, तो इसमें भी कोई समझने वाली बात नहीं, चाहे विशिष्ट रीति जो बताई गई है, डॉक्यूमेंटों को कैसे रखा जाएगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, है ना। कोई अनुज्ञप्ति वगैरह देते हैं आजकल डिजिटल फॉर्म में भी आ गया, तो वो भी वैलिड होगा। धन की प्राप्ति वगैरह आप जो करते हैं वो भी डिजिटल फॉर्म में हो गया है, तो उसके संबंध में लिखा उपबंध है वहां तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि यथास्थिति ऐसी फाइल किया जाना, जारी किया जाना, मंजूरी या प्राप्ति या संदाय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाए किया जाता है। अब ये कह रहा है कि तीनों प्रक्रिया हैं, चाहे कोई विशिष्ट रीति में कोई दस्तावेज रखना हो,
कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना हो या कोई धन की प्राप्ति करना हो, अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी, जैसा सरकार, समुचित सरकार का मतलब दोनों केंद्र और राज्य, समुचित सरकार इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक रूप कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर उसको पूरा कर दिया जाता है समुचित सरकार, और याद रखना समुचित सरकार मतलब दोनों में से, जबकि समुचित सरकार शब्द इसीलिए आया है कि केंद्र सरकार ने तो कर दी कि सब इलेक्ट्रॉनिक करो, सब इलेक्ट्रॉनिक करो, बोले डिजिटल करो हर चीज को, लेकिन भाई राज्य की भी तो सामर्थ्य होना चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर लगता है, नेट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, है ना, बहुत सारे उपकरण लगते हैं, तब जाके होता है। तो राज्य केंद्र सरकार के कहने से तो कर नहीं देगा, इसीलिए समुचित सरकार पद आया है, सरकार शब्द आया है कि जैसा समुचित सरकार आदेश करे। अगर समुचित सरकार आदेश करती है मतलब केंद्र और राज्य जैसी भी स्थिति हो, आदेश किया है उनके अनुसार अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अगर पेश कर दिया जाता है तो माना जाएगा कि इन शर्तों को पूरा कर लिया गया है। मतलब जैसा विशिष्ट रीति में कोई डॉक्यूमेंट रखा था उनको सबका उनका क्या कर दिया, डिजिटलकरण कर दिया, जैसे आजकल हो गया हर चीज का डिजिटल। आजकल आप कोर्ट में केस की तारीखें देखने में भी नहीं जाना पड़ता, पहले जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल ऐप में देख लो आप, सारी डिटेल आ जाती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन की हियरिंग कौन से वकील सुन रहा है, कौन सा मजिस्ट्रेट सुन रहा है, किस कोर्ट में, ऐसी कलेक्टेड वगैरह में भी हो गया है, ऐसा हर जगह हो गया है ना। आप जानकारी क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर डिजिटल फॉर्म में उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या कर दिया जाता है, उसको पूरा कर दिया जाता है, तो मान लिया जाएगा कि शर्तों को पूरा कर दिया गया है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार नियमों द्वारा निम्नलिखित विहित कर सकेगी, तो नियम बना सकती है, ये तो आप जानते हैं। दूसरा कि समुचित सरकार नियम बना सकती है, क्या क्या विहित कर सकती है, पहला इसमें लिखा है वह रीति जिसमें और वह रूपधान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख फाइल सृजित या किए जाएंगे, तो ये तो आप जानते हैं। कोई रीति, कौन सी रीति, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रीति बना सकती, कौन सी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वगैरह फाइल किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वगैरह क्या किए जाएंगे, फाइल किए जाएंगे, मतलब कैसे भरे जाएंगे, एक प्रक्रिया होती है ना, तो वो प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बात करता है। दूसरा कहता है, आप कहोगे कैसी प्रक्रिया, प्रक्रिया होता है कि किस अधिकारी को पावर होगा, कौन अधिकारी उसकी कुंजी का इस्तेमाल करेगा, किस अधिकारी के आदेश से की जाएंगी, ये सारी चीजें होती हैं। कौन सा अधिकारी पासवर्ड का इस्तेमाल करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो सारी रैंक वो सरकार तय करेगी कि कैसे क्या उसको करना है। दूसरा, खंड का के अधीन किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के फाइल सृजन या जारी किए जाने के लिए फीस या प्रभारों के संदाय की रीति पद्धति, तो फीस की बात भी कह रहा है कि भाई कोई अगर ऑनलाइन कराना तो फीस, जैसे कि उदाहरण के लिए आजकल ऑनलाइन होने लगा, नामांकन वगैरह कराते हैं तो वो भी ऑनलाइन हो गया, जब तक ऑनलाइन नहीं होता तब तक उसको माना भी नहीं जाता कि वो आपका है, तो उसके लिए फीस भी देनी पड़ेगी, उसके लिए खर्चा भी जो होता है आपको ऑनलाइन कराना। जो उदाहरण दे रहा हूँ, तो जो नॉर्मली जो अपने काम में आती है ये चीजें, अब आप नामांकन कराने गए, आपने अपना नामांकन हो गया, लेकिन उसको फिर ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तो ऑनलाइन का जो भी खर्चा होता है, जो भी शुल्क होता है, आपको देना पड़ेगा। आप जब उसको दे दोगे जैसा सरकार ने निश्चित कर रखा है, तो उसके बाद उससे ऑनलाइन हो जाता है, तभी वो क्या माना जाता है, तभी माना जाता है कि वो रियल में आपका हुआ है, केवल कागज पे होने से नहीं माना जाता। आजकल ऑनलाइन नहीं हो जाता तब तक उसे नहीं माना जाता, यानी कि ऑनलाइन हो जाने के बाद क्या होता है, आप नेट पे डालिए, उनकी साइट पे देखिए, आपका नाम दर्ज शो करेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं कराएंगे, केवल कागज में करा लेंगे, तो वो पूरा नहीं माना जाता है ना। तो उसी की कह रहा है कि उसके लिए कोई शुल्क वगैरह होगा, कोई चीज होगी, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो उनके लिए जो भी शुल्क वगैरह होता है, जो फीस वगैरह होती है, वो कौन निश्चित करेगा, वो समुचित सरकार करेगी, या मान लीजिए केंद्र या राज्य, जो भी जैसी भी स्थिति हो, वो सरकारें क्या करेंगी, उसकी फीस आदि निश्चित करेंगी। जब ऑनलाइन कराना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको ऑनलाइन कराना पड़ता है, तो उसकी फीस आदि कौन निश्चित करेगा, समुचित सरकार के द्वारा निश्चित किया जाएगा। तो इसमें भी आप हेडिंग याद रखना, इसमें भी कोई अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसपे कोई क्वेश्चन आपका बने। सरकार उसके अभिकरण में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रयोग, बस इतना हेडिंग याद रख लेंगे, एक बार आपने पढ़ लिया, इसमें हेडिंग याद रखना है बाकी आपको। इसके बाद 6A है सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का परिधान, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। सेवा प्रदाता द्वारा, किसके द्वारा, सेवा प्रदाता। अब देखिए सेवा प्रदाता कौन होते हैं, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विस देते हैं उनके बारे में, या सेवाओं का परिधान। सेवाओं का परिधान मतलब सेवा देने से ही मतलब है कि जो ऐसे सेवा प्रदाता जो आपको सेवा देते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, पहला, तो इसमें भी सेक्शन याद रखना, इसकी सेवा प्रदाता से संबंधित धारा 6 कौन कौन सी सेवा देते हैं, इसमें लिखा समुचित सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जनता को सेवाओं के दक्ष पर परिधान के लिए आदेश द्वारा
किसी सेवा के प्रदाता को कंप्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, अनुरक्षण, उन्नयन और ऐसे अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। जी क्या कह रहा है, समुचित सरकार शब्द आया है, समुचित सरकार। ये कह रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका लोक सेवा केंद्र, सरकार ने इसी धारा के अधीन किया। आप देखोगे हर जगह बन गए लोक सेवा केंद्र। ये क्या है, ये इसी का रूप है। ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये आपको कई तरीके की डिजिटल सुविधाएं देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई आजकल खसरा खतौनी, सब ये इनके माध्यम से हो जाता है। तो इनको प्राधिकृत कौन ने किया, इनको सरकार ने किया है, समुचित राज्य सरकार ने किया। जैसी भी स्थिति हो केंद्र कर सकता है, राज्य हो राज्य कर सकता है। तो सरकार क्या कर सकती है, इनको प्राधिकृत कर सकती है कि आप जो क्या है डिजिटल फॉर्म में क्या करेंगे, कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में क्या करेंगे, आपको सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे या दस्तावेज जो भी हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये इसका उदाहरण है। ये कह रहा है कि सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है, इस तरीके की सेवाओं को दक्ष प्रदान के लिए आदेश द्वारा किसी सेवा प्रदाता को कंप्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, कंप्यूटरीकृत सुविधाएं, अब लोक सेवा केंद्र कंप्यूटरीकृत है कि नहीं है, उसमें सारे कंप्यूटर रहते हैं, वो आप जाते हो, आपके फॉर्म आवेदन वगैरह लेते हैं, वो डिजिटल, यहाँ तक कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना वो भी इनको देना पड़ता है, यहाँ से जाता है, फिर जो भी वो प्रोसेस करा करके आपके दे देते हैं। तो इस तरीके की जो है सब क्या है, ये भी क्या है, ये सेवा प्रदाता उदाहरण है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसी भी स्थिति हो, क्या कर सकती है, इनका स्थापना कर सकती है, प्राधिकृत कर सकती है, कुल मिला के राजपत्र में क्या करके, अधिसूचना द्वारा। स्पष्टीकरण लिखा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति, प्राइवेट अभिकरण, प्राइवेट कंपनी, भागीदारी फर्म, एकल स्वामित्वधारी फर्म या कोई ऐसा अन्य निकाय अभिकरण भी है जिसे ऐसे सेवा सेक्टर को शामिल शासित करने वाली नीति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सेवाएं प्रस्थापित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई। तो इसमें अर्थ लिख दिया गया कि भैया कौन व्यक्ति आएगा इसमें जिसको सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, अनुमति दी गई हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई भागीदारी फर्म हो, या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। तो इसमें उसका अर्थ लिख दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई सरकारी ही होगा, प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार, ठीक है, लोक सेवा केंद्र वाले कोई सरकारी तो होती नहीं, ये भी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको सरकार ने ठेका दे रखा है कि भाई आप ये सारे काम कर सकते हो, डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको भी पावर दी है। हालांकि काम ये नहीं करते, काम तो वहीं से होते, लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में कराते हैं, ये कराते हैं बस, ठीक है। तो ये कौन है, सेवा प्रदाता, आपको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, दूसरा कहता है समुचित सरकार उपधारा 1 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाता को ऐसी सेवा प्रभार जो ऐसी सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति से ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, संग्रहित करने, प्रतिधारित करने और नियोजित करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगी। ये क्या कह रहा है, अपने कि धारा 1 के अधीन जिनकी नियुक्ति की है, उनकी प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं की ऐसी सेवा प्रभारों के जो सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए। अब चूंकि ये कह रहा है सेवा प्रभार कह लीजिए, सेवा प्रभार। अब भाई सेवा प्रभार क्या, सेवा प्रभार मतलब शुल्क जो सरकार ने तय कर रखा हो, वो शुल्क न्यूनतम और अधिकतम दर सरकार तय कर देती है ना। अब भैया जी आपको सेवा दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ तो लेंगे ना, तो लेते नहीं है ये लोग 50-60 रुपए जो भी इनका है फीस, जैसा आवेदन होता है उसके हिसाब से लेते हैं, है ना। प्रिंट आउट निकालते तो उसका अलग लेते हैं, अगर कोई आवेदन करते हैं तो उसका भी लेते हैं ये लोग, है ना। तो उस तरीके के सेवा प्रभार जो सरकार ने तय कर रखे हो, सरकार का मतलब होता है सरकार न्यूनतम और अधिकतम दर तय कर देती है कि भाई इससे कम नहीं हो, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे, तो आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते। एक अधिकतम दर सरकार ने तय कर दी है, तो उस दर से जो भी आपको सुविधा दे रहा है उसके बारे में शुल्क तो लेंगे, चलाएंगे कैसे, तो उसके बारे में उपबंध किए जा सकते हैं। बस इतना याद रखें, शुल्क भी लेंगे जी, आपको सेवाएं देंगे तो उसके बदले शुल्क भी लेना पड़ेगा, लेंगे जी, फ्री में नहीं देंगे। दूसरा कहता, तीसरा कहता है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित सरकार को इस तथ्य के होते हुए भी कि इस अधिनियम नियम विनियमन या अधिसूचना के अधीन कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं है जिसके अधीन सेवा प्रदाता द्वारा ई सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण और विनियोजित करने के लिए सेवा प्रदान की जाती है। इस धारा के अधीन ई सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण और विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ये कह रहा है कि भैया इस अधिनियम के तहत कोई प्रोविजन वगैरह कोई ऐसी सेवा है नहीं है, तो उसके लिए भी इनको
संग्रह करने के लिए भी कह सकती है। कोई सेवा वगैरह है जिसके बारे में स्पष्ट उपबंध वगैरह नहीं किया, तो उन सेवाओं के बारे में भी ये संग्रह आदि कर सकते हैं। चीजों का जो भी धन वगैरह है, जो जो आपसे लेते हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, उसके बारे में अगर सरकार ने स्पष्ट प्रोविजन नहीं किया है तो उसके बारे में भी सरकार कर सकती है कि भैया आप इसके बारे में ले सकते हो। शुल्क वगैरह जो भी है शुल्क से ही संबंधित है कुल मिला के। चौथा कहता है समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन सेवाओं प्रभारों का मापमान विनिर्दिष्ट करेगी जो इस धारा के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित और संग्रहित किए जा सकेंगे, परंतु समुचित सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए तो सबकी सब शुल्क से ही संबंधित है। ये कह रहा है कि अलग अलग सेवाओं के लिए सरकार अलग अलग शुल्क तय कर सकती है बस। तो इसमें कोई खास नहीं है, बस इतना सेवा इतना सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका सेवाएं देते हैं उसके बारे में क्या लेंगे, वो आपसे क्या लेंगे, तो कौन करता है, समुचित सरकार। ये सब याद रखना है, एक तो समुचित सरकार करेगी सेवा प्रदाताओं के बारे में, दूसरा ये लोग आपको सुविधाएं देंगे उसके बारे में शुल्क लेंगे, अगर सरकार ने तय कर रखा हो उसके हिसाब से। अगर कोई सेवा ऐसी जो तय नहीं है तो उसके बारे में भी ये शुल्क लेंगे जैसा सरकार इसे निर्दिष्ट करे। तीसरा, अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही का शुल्क लेंगे। ये तो आप जानते हैं कि जैसा आप आवेदन करते हैं, जिस तरीके की आप सूचना मांगते हैं उस हिसाब से आपसे शुल्क लिया जाता है। तो जैसी सूचना मांगेंगे उसके हिसाब से अलग अलग शुल्क निश्चित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए धारा 7, सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का क्या है, प्रतिधारण। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का क्या है, प्रतिधारण। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण से संबंधित है ये धारा 7। देखिए ये क्या कहता है, इसका पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज, अभिलेख या सूचना किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए, वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित की जाती है। यदि ये कह रहा है कि कोई विनिर्दिष्ट अवधि वगैरह की बात कह रहा है, कोई अवधि है किसी दस्तावेज में कि कोई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, अवधि की बात कह रहा है। एक मिनट, एक मिनट पहले इसको देख लें, इसको पहले देखें क्या कह रहा है विनिर्दिष्ट। तो ये कह रहा है जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज, अभिलेख या सूचना किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए, वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित की जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर दी जाती है। पहला कहता है इसमें देखिए कोई अवधि वगैरह है, तो पहला कहता है इसमें अंतर्विष्ट सूचना इस प्रकार पहुंच योग्य बनी रहती है कि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग की जा सके। पहुंच योग्य हो जाती है कि पहुंच योग्य, मतलब पहुंच योग्य हो गई है कि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग की जा सके, कि आपकी बात को क्या की जा सकती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अभी मान ली जाएगी कि अवधि में वो क्या कर ली गई, प्राप्त कर ली गई है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उसी रूप विधान में जिसमें वह मूलतः उत्पादित, प्रेषित या प्राप्त किया गया था, उस रूप विधान में जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेरित या प्राप्त की गई सूचना ठीक ठीक निरूपित करने के लिए निर्देशित की जा सकती, प्रतिधारित किया जाता है। जैसी की तैसी, मतलब जैसी बनाई गई थी, बस इतना याद रखिए, जैसे उसको जनरेट किया गया था उसी फॉर्म में, जैसे बनाया गया था उसी फॉर्म में अगर प्राप्त हो जाती है तो भी मान ली जाएगा तो प्रतिधारित कर ली गई है। अगला है वे ब्यौरे जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उद्गम, गंतव्य, प्रेषण या प्राप्ति की तारीख और समय का अभिज्ञान सुकर बनाए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के में उपलब्ध है। तो तारीखें वगैरह जो ये तय करती है भी कब प्राप्त किए गए, तो वो भी माना जाएगा कि वो आपको विनिर्दिष्ट अवधि में क्या कर ली गई, उसको प्राप्त कर लिया गया है। परंतु लिखा है परंतु यह खंड किसी ऐसी सूचना को लागू नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों की स्वतः उत्पादित की जाती है। तो ये कह रहा है कि भैया इस मामलों में लागू नहीं होता कि केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ, केवल भेजने, केवल प्रेषित और प्राप्त करने वाले मामलों में ये लागू नहीं होता, इनको छोड़ करके। दूसरा कहता है इसका क्लॉज देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है इस धारा की कोई बात किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें दस्तावेज, अभिलेखों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के रूप में प्रतिधारण के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध है। अगर कोई अलग से उपबंध ही है किसी में कि भाई कोई दस्तावेज वगैरह आपको पेश करना, तो उस मामले में ये वाली धारा लागू नहीं होती।
तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण कब माना जाएगा, 1 मिनट, प्रतिधारण कब माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। तो प्रतिधारण 3 अवस्थाओं में माना है, जब पहुंच योग्य हो जाती है, दूसरा कह रहा है कि जैसे कि बना गया था उस तरीके से प्राप्त होता है, या जो तारीख उसमें बढ़ जाए उसका पता लग जाता है, तो क्या माना जाएगा कि उसको प्रतिधारित कर लिया गया है। लेकिन प्रेषित डायरेक्टली नॉर्मली जो भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, उसको नहीं माना जाता है। और दूसरा कह रहा है कि अगर इस विधि में दस्तावेजों या अभिलेखों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में प्रतिधारण करने के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध है कि भाई दस्तावेज के रूप में ही किसी को पेश करना है, इलेक्ट्रॉनिक मान नहीं, तो फिर वहां पे ये धारा लागू नहीं होती। तो 3 तरीके से क्या माना जाता है, उसको प्रतिधारित कर लिया गया माना जाता है। जैसे कि तैसी होना चाहिए, सूचना पता होना चाहिए, तारीख वगैरह जो भी है, जो भी माध्यम तरीका है उस तरीके से पता होना चाहिए, तब मान लिया जाता है कि इसको प्रतिधारित आदि कर लिया गया है। 7A देखिए सेक्शन 7A देखिए क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियमन आदि का प्रकाशन। तो बस सेक्शन 8 है वो, तो 7A है इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए दस्तावेज इत्यादि की संपरीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक संपरीक्षा है, बस इतना याद रखिए, संपरीक्षा काय की संपरीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वगैरह की इसकी परीक्षा वगैरह, संपरीक्षा काय की। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें भी हेडिंग याद रखना है। ये कहता है जहां तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में दस्तावेज अभिलेख या सूचना की संपरीक्षा का उपबंध है, वहां उपबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित और रखे गए दस्तावेज अभिलेखों सूचनाओं की संपरीक्षा के संबंध में भी लागू होंगे। तो कह रहा है कोई दस्तावेज वगैरह रखना है, तो जो नियम नॉर्मल दस्तावेजों में लागू होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की संपरीक्षा करने के मामले में भी लागू होंगे। जो नियम संपरीक्षा के मामले में लागू होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वगैरह है उनके मामले में भी लागू होते हैं, कोई अलग से नियम नहीं। तो केवल इसमें सेक्शन ही है, इसके संपरीक्षा से संबंधित धारा। कौन से नियम लागू, जो नॉर्मल लागू होते हैं, अन्य दस्तावेजों की संपरीक्षा के बारे में नियम लागू होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के दस्तावेजों की संपरीक्षा के बारे में भी लागू होते हैं। देखिए धारा 8 देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक गजट, ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक गजट या राजपत्र, इलेक्ट्रॉनिक गजट किस्ते में है ये याद रखना बस, बाकी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गजट कितने में दिया गया है, 8 में, बस इतना याद रखना है। देखिए क्या, जो गजट सरकार निकालती है ना, नोटिफिकेशन अधिसूचनाएं जो निकालती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ये। बस किस धारा में, धारा 8 में दिया है। इसमें लिखा है जहां किसी विधि में यह उपबंधित है कि कोई नियम विनियमन आदेश उपविधि अधिसूचना या कोई अन्य विषय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, वह ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा नियम विनियमन आदेश उपविधि अधिसूचना या कोई अन्य विषय किसी राजपत्र में इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। परंतु जहां राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में कोई नियम विनियमन आदेश उप विधि अधिसूचना या कोई अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जाता है, वहां वही प्रकाशन की तारीख उस राजपत्र की समझी जाएगी जो प्रथमतः किसी रूप में प्रकाशित हुआ था। तो ये मैं कह रहा है कि भाई आज आप जानते ही हैं कि सरकार कोई भी नियम विनियमन वगैरह बनाती तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको गजट में निकालना पड़ता है। जो सरकार क्या करती है, राजपत्र में निकालना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि अगर उस राजपत्र को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी निकाल लिया जाता है तो मान लिया जाएगा कि अधिसूचना पूरी हो गई है। मतलब ये मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर सरकार निकालती है तो मान लिया जाएगा कि उसको राजपत्र में क्या हो चुका है, उसका प्रकाशन आदि हो चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा। अब ये कहता है कि भाई तारीख का कैसे डिसाइड करेंगे, तो दोनों बातें हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में निकाला हो सरकार ने और उसका नॉर्मली रूप में जैसे सरकार पहले निकालती थी उस रूप में निकाला हो सरकार ने, तो जिसमें भी वो पहले आए, ये कंप्यूटर बना दिए, चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें आ जाए, तो जिसमें भी वो पहले प्रकाशित हुआ है वही उसके प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। अगर सरकार ने पहले ये निकाला और फिर इलेक्ट्रॉनिक करा तो ये प्रकाशन की तारीख होगी। अब क्योंकि आप जानते हैं ना कि उसमें लिखा रहता है राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, कोई अधिनियम लागू होगा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, तो प्रकाशन की तारीख अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो कौन सी मानी जाएगी। अब 2 फॉर्म है, एक तो नॉर्मल फॉर्म है जो सरकार पहले निकालती थी और एक ये फॉर्म है, तो जिसमें भी पहले वो प्रकाशित हो जाएगा वही उसके प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जाता है तो ये इसके प्रकाशन की तिथि होगी, अगर नॉर्मल रूप में हो जाता है पहले प्रकाशित तो ये इसके प्रकाशन की तिथि होगी। तो जिसमें भी वो पहले प्रकाशित होगा वही उसके प्रकाशन मतलब गजट के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। अब देखिए सेक्शन 9, सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 कहता है धारा 6, 7 और 8 इस बात पर जोर देने का
अधिकार प्रदान नहीं करती कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किए जाएं। ये कह रहा है ऊपर जो धारा है अपन ने पढ़ी है, धारा 6 पढ़ी है, धारा 7 और धारा 8, ये जरूरी नहीं कि ये आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को स्वीकार किए जाए। इसका मतलब ये नहीं कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। ये भी इसने स्पष्ट कर दिया है कि किन्हीं दस्तावेजों को, इस धारा 6, 7 और 8 इस बात पर जोर देने वाली नहीं समझी जाएगी कि किसी अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किया जाए। क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि दस्तावेज अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार ही करना पड़ेंगे, है ना। तो वो भी बाध्यता के बारे में कर देता है, जिसमें लिखा है धारा 6, 7, 8 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग अथवा किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी प्राधिकरण या निकाय को कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के रूप में स्वीकार, जारी, सृजित या प्रतिधारित, संरचित करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई धनीय समव्यवहार करना चाहिए। तो ये बाध्यता नहीं है, सरकार इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कर रही है, सब दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक कर रही है, लेकिन ये कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि सरकार उसके लिए क्या करे, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही स्वीकार किए जाए या उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप करा जाए। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, मतलब सरकार अगर चाहती है तो कर सकती है, और कोई उस पर बाध्यता नहीं कि सबका डिजिटाइजेशन किया जाए। तो इस तरीके की कोई बाध्यता वगैरह नहीं कि 6, 7 धारा और 8 के भैया आप दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक है बोले उसको इस तरीके से वो स्वीकार कर भी सकता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश करते हैं तो वो उसको स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों स्थितियां हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा आवश्यक नहीं कि उसको स्वीकार ही किया जाएगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक पेश कर दिया वो स्वीकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि वो आपको स्वीकार, चाहे वो सरकारी उपकरण हो, केंद्र सरकार के हो, चाहे राज्य सरकार के हो, या अन्य कोई विधि द्वारा स्थापित कोई संस्थाएं वगैरह जो है वो हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि वो आपको मजबूर हो कि आपने पेश कर दिया, वो उसको मजबूर है पेश करने के लिए, मतलब स्वीकार करने के लिए। तो स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और ना ही सरकार हर चीज का डिजिटलाइजेशन करने के लिए बाध्य है। दोनों चीजें हैं इसमें। 10वां देखिए क्या कहता है। 10वां कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। केवल सेक्शन याद रखना, किसकी शक्ति? केंद्र सरकार की। कौन के संबंध में बना रही है सरकार? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। तो इसमें हेडिंग याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। इसमें क्या रखना है? केवल आपको सेक्शन याद रखना है। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। नियम तो आप जानते हैं, वही सारी चीजें आएंगी। देखिए एक बार पढ़ देता हूं मैं। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियमों द्वारा निम्नलिखित विहित कर सकती। पहला, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का प्रकार, कि भाई किस प्रकार के होंगे, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के प्रकार कैसे होंगे, ये केंद्र सरकार तय कर सकती है। दूसरा, वह रीति और रूप विधान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा उसके बारे में। तो ये आपको पढ़ना नहीं है ना, एक आपको केवल सेक्शन याद रखना है ना, अंदर से पूछा जाएगा कि रीति वीति ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, ये तो नॉर्मली है। वह रीति या प्रकाश प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाने वाले व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाए, तो पहचान कैसे होती है उसके बारे में नियम बना सकती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का संदाय को यथोचित, समग्र और सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में नियम बना सकती है। कोई अन्य विषय जो इलेक्ट्रॉनों को विधिक प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो, तो उन सब के बारे में कौन बना सकता है? नियम केंद्र सरकार बना सकती है। तो केवल हेडिंग याद रखना है, इसमें हेडिंग के अलावा आपको अंदर नहीं पढ़ना, ना अंदर पढ़ना है ना उसको देखना है। ठीक है, तो सारे नियम कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों के बारे में कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। 10A और जुड़ा है इसमें, 10A और देखिए क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधिमानता, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। कौन सी संविदा है? इलेक्ट्रॉनिक संविदा। इसी तरीके से आता है इलेक्ट्रॉनिक संविदा। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक संविदा को कहाँ बताया गया, तो 10A में बताया गया। डिजिटल फॉर्म में भी संविदा हो सकती है, ये कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा है जहां किसी संविदा को तैयार करने में यथास्थिति प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रस्तावनाओं की स्वीकृति, प्रस्तावनाओं का प्रतिशरण और स्वीकृतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साधनों द्वारा अभिव्यक्त की जाती है, वह ऐसी संविदा केवल इस आधार पर कि इलेक्ट्रॉनिक रूप या साधन या उपयोग के लिए उपयोग किया गया था अपरिवर्तनीय नहीं समझी जाएगी। ये कह रहा है कि अगर कोई संविदा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर ली जाती, जो संविदा के पूरी आवश्यक तत्व में वो सारे आ जाते हैं, वो कोई संविदा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर की जाती तो केवल इस कारण से वो संविदा अवैध नहीं हो जाती कि वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में की गई है। तो ये धारा उसको वैध बना देती है कि कोई भी संविदा, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपने फोन पे भी कर लिया तो वो संविदा है,
आपने ईमेल करके भी संविदा कर ली तो वो भी संविदा मानी जाएगी। केवल इस आधार पर आप उसे नकार नहीं सकते कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई है। तो इसमें यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर कोई संविदा या करार कर लिया जाता है तो वो वैध संविदा होगी। कैसी संविदा होगी? वैध संविदा होगी, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो जैसे संविदा अपना प्रभाव रखती है वैसे ही ये वाली इलेक्ट्रॉनिक जो संविदा है वो भी क्या करेगी? वो भी अपना प्रभाव आदि रखेगी। ठीक, इसके बाद जो है आपका अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 कल देखेंगे ना, अध्याय 4 जो नया है कल देखेंगे, कल आगे का इसका पढ़ेंगे कि आगे इसमें क्या क्या है। तो अध्याय 4 जो है अब